जय हिंद डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। आज हम कक्षा 9 के विषय ज्योग्राफी अर्थात भूगोल का चैप्टर नंबर 5 है, उसी को हम पढ़ेंगे। अगर इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं, जो हम 4 चैप्टर पढ़ा चुके हैं, तो हमारे चैनल के क्लास 9 के ज्योग्राफी अर्थात भूगोल वाले प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। उसका क्वेश्चन आंसर के साथ हम भी उसको बताएँ हैं, बहुत अच्छी तरह समझाएँ हैं। अगर इस और किसी भी क्लास का अगर वीडियो चाहिए तो कॉमेंट में ज़रूर बताएँ ताकि हम उसको भी बना सकें। देखिए, इसमें बोल रहे हैं, ये जो हमारा आज का चैप्टर है, ये हमारा प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी, इसको बोलता है नेचुरल वेजिटेशन एंड विल्ड एनिमल्स। इसी को हम पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पे प्राकृतिक वनस्पति जो यहाँ पे ये दे रहा है, प्राकृतिक वनस्पति तात्पर्य है जिसमें कि मनुष्य तो कोई हस्तक्षेप ना करे, स्वयं अपने आप वो उगता है, उसको क्या बोलता है? प्राकृतिक वनस्पति। जैसे जंगल सब में कोई भी प्लांट या पौधा उगता है, उसमें मानव कोई भी नहीं पानी डालने जाता है, नहीं खाद डालने जाता है, वो अपने परिवेश में उगता है, इसमें मनुष्य का कोई हस्तक्षेप ना हो, उसे क्या बोला जाता है? प्राकृतिक वनस्पति बोला जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये प्राकृतिक वातावरण में अपने आप ये उग रहा है, इसमें देखिए कोई मनुष्य का हस्तक्षेप नहीं हो रहा है। ये देखिए, ये प्लांट अपने आप ये बढ़ रहा है, यहाँ पे देखिए ये बढ़ रहा है, इसमें मनुष्य का कोई हस्तक्षेप नहीं है, इसीलिए इसको बोला जाता है प्राकृतिक वनस्पति। अच्छी तरह से देख रहे हैं, इसका देखिए वातावरण में अपने आप ये क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है, इसमें मनुष्य का कोई हस्तक्षेप नहीं है, इसको बोलता है प्राकृतिक वनस्पति। देखिए, अब आपको प्राकृतिक वनस्पति समझ में आ गया किसको बोला जाता है? जो नेचर में अपने आप उगता है, उसमें मनुष्य का कोई हस्तक्षेप नहीं, उसको प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। अब देखिए, वनस्पति के जन्म के आधार पर इसे 2 भागों में बांटा जाता है। पहले देखिए, एक होता है देशज, एक होता है विदेशज। देखिए, देशज का तात्पर्य है कि अपने देश में उसका मतलब उत्पन्न होना, उसको क्या बोलते हैं? देशज। जैसे पेरू, जैसे आलू है, आलू हमारे देश का नहीं है, आलू कहाँ का है? पेरू में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ये पेरू हुआ था, जो दक्षिण अमेरिका का देश है वहाँ का हुआ था। जैसे अमरूद, आप सब जानते हैं, अमरूद जो है ये भारत का नहीं है, अमरूद कहाँ का है? अमेरिका का है। उसका सबसे पहले उत्पादन वहीं पे हुआ, वहाँ से ट्रांसफ़र विदेशज, वो जो फल है विदेशज है, जिसके द्वारा भारत लाया गया, तो ये क्या हुआ? विदेशज हो गया। जैसे भारत का भी कुछ बीज सब है, जैसे हो गया अरहर, हो गया जौ, हो गया, ये सब भारत का है। उसी प्रकार चाय कहाँ का उत्पादन सबसे पहले? चीन का हुआ, वहाँ से लाया, उसको क्या बोलेंगे? विदेशज। देखिए, जब अपने देश में उत्पादन ना हो लेकिन दूसरे देश से लाया जाता है, उसको क्या बोलता है? विदेशज बोला जाता है। ठीक। उसके बाद देखिए, एक होता है वनस्पति को, यहाँ पे देखिए लिखा है वनस्पति देशज कहलाती है। बाहर से आए गए वनस्पति को क्या बोलता है? विदेशज कहलाता है। तो इसमें आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे बोल रहे हैं, हमारे देश में लगभग 74,000 विभिन्न प्रजातियों के वनस्पति पाए जाते हैं, मतलब किस्म हुआ उसका। इस तरह भारत में जैव विविधता के मामले में विश्व के 10वें स्थान पर एवं जैव विविधता के एशिया में 4थे स्थान पर हुआ। मतलब ये बताना चाह रहा है, पूरा विश्व में जितना भी जैव विविधता है उसमें भारत का स्थान एशिया में कितना है? 4थे स्थान, और पूरा विश्व में 10वें स्थान। देखिए, जैव विविधता से तात्पर्य पृथ्वी में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार का पेड़ पौधे, जीव जंतु, जिसे हम बताते हैं। सबसे अधिक जैव विविधता देखिएगा तो अमेजन के जंगल में बहुत मिला जाता है, उसी तरह भारत में भी है। देखिए, ये क्या है? हमारा पूरा पृथ्वी का ये फोटो है। क्या है? पृथ्वी का फोटो है। हम देखिए, इससे पहले वाले हम बताए थे, जब उसमें पढ़ाए थे भारत का स्थिति, जलवायु में भी बताए थे। देखिए, इसमें जैव विविधता हम बताए थे कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को बुलाता है कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को बुलाता है मकर रेखा, और बीच में चलता है जो इसको इक्वेटर या भूमध्य रेखा बोला जाता है। और हम बताए थे सूरज जो होता है इन्हीं कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही चक्कर काटता है, और यहाँ पे हमेशा क्या होता है? अधिक गर्मी पड़ता है। क्या होता है? अधिक गर्मी पड़ता है, जिसके कारण यहाँ पे अधिक वर्षा भी होता है, क्योंकि गर्मी के कारण जब हवा ऊपर उठता है तो यहाँ पे क्या होता है? ये भारी हवा जो इसकी जगह लेने के लिए आता है, निम्न दाब का केंद्र होता है, जिसके कारण क्या होता है? यहाँ पे बारिश बहुत अधिक होता है। देखिए, जहाँ पे अधिक बारिश होता है वहाँ पे पेड़ पौधा बहुत अधिक बढ़ता है। अब देखिए, यहाँ पे भारत जो है, देखिए यहाँ पे देखिए, जो भारत इसमें पड़ता है, कर्क रेखा में पड़ता है, यहाँ पे क्या होता है? आधा भारत जो है, जो कर्क रेखा, ये पूरा भारत को जो 2 भागों में बांटता है, ये कर्क रेखा देखिए 20 से जहाँ पे गुजर रहा है, भारत के 20 से, देखिए यहाँ पे गुजर रहा है, ये देखिए गुजर रहा है भारत के 20 से। तो यहाँ पे क्या होता है? अधिक जैव विविधता पाया जाता है। जैव विविधता को अंग्रेजी में हॉट स्पॉट बोला जाता है। देखिए, यहाँ पे सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? अमेजन के जंगल। ये देखिए, ब्राज़ील यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे बहुत ही किस्म का पेड़ पौधा पाया जाता है। उसके बाद अगर कहाँ पे पाया जाता है? भारत का जो है ये हमारा है पश्चिमी घाट, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ये जो वेस्टर्न एरिया हो गया, यहाँ पे भारत का मैप हुआ, यहाँ पे देखिए ये पश्चिमी घाट, इसको देखिए, ये पश्चिमी घाट, यहाँ पे क्या है? बहुत ही जैव विविधता पाया जाता है।
बहुत किस्म का पेड़ पौधे, क्योंकि बताए थे पश्चिमी घाट में यहाँ पे पहाड़ है, जिसके कारण यहाँ पे बहुत ही अधिक जैव विविधता पाया। जैव विविधता से तात्पर्य पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के किस्म के पेड़ पौधे, जंतु, वन्य प्राणी, ये जितना भी पाया था इसको क्या बोलता है, जैव विविधता। अब आपको समझ आएगा जैव विविधता क्या होता है। अब टॉपिक पे वापस आते हैं। देखिए नेक्स्ट वाला, भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे, जो विश्व में फूलों के पौधे का 6% है। इस देश में बहुत से बिना फूलों वाले पौधे हैं, जैसे फर्न और शैवाल। देखिए जिसमें फूल नहीं होता उसको बोला जाता है क्रिप्टोगेम्स। ये फूल के आधार पर पौधे को दो बार भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया जिसमें पुष्पी, जिसमें पुष्प नहीं होता। एक होता है पुष्पवेदी, जिसमें पुष्प होता है। तो उसको जिसमें पुष्प होता है उसको अंग्रेजी में बोला जाता है फेनरोगेम्स। क्या बोला जाता है, फेनरोगेम्स। और जिसमें पुष्प नहीं होता है उसको बोलता है क्रिप्टोगेम्स। क्या बोलता है, क्रिप्टोगेम्स। ये ध्यान में रखिएगा। भारत में लगभग 89,000 प्रजातियों के जानवर तथा विभिन्न प्रकार के ताजे पानी तथा समुद्री मछलियाँ पाई जाती हैं। ये सब भारत में पाया जाता है, इसलिए भारत में बहुत ज़्यादा जैव विविधता है। बड़े बड़े वृक्षों की झाड़ियों द्वारा ढके हुए विशाल क्षेत्र को वन कहा जाता है। देखिए फॉरेस्ट वन किसे कहा जाता है, जहाँ पे बड़े बड़े क्या है, बड़े बड़े वृक्षों एवं झाड़ियों से ढके हुए विशाल क्षेत्र को क्या कहा जाता है, वन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसको फॉरेस्ट कहा जाता है। इसको ध्यान में रखिए, क्या बोला जाता है, उसको वन बोला जाता है। क्या, बड़े बड़े वृक्षों और झाड़ियों से ढके हुए विशाल क्षेत्र को वन कहा जाता है। उसके बाद भारत में प्राचीन समय से ही वनों का महत्व रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऋषि मुनि सब रहता था। उससे क्या क्या निकलता था, ऋषि मुनि से जड़ी बूटी का सबका भी ज्ञान होता था। यहाँ देखिए भारत में जो प्राचीन भारत में जो जंगल पाया था उसके नाम देखिए इसमें लिखे, दंडकारण्य, ये छत्तीसगढ़ इलाके में पड़ता है। वृंदावन उत्तर प्रदेश, नंदन वन, उसके बाद कानन वन, ये सब आदि प्राचीन काल से ही, प्राचीन मतलब इतिहास बहुत ही पुराना, प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध वन है, जिसमें ऋषि मुनियों की तपोभूमि है। मतलब वहाँ पे क्या करता था, हवन करता था, अपना ध्यान लगाता था, तप करता था, तप जाप करता था। यहाँ भारतीय इतिहास के अनेक महत्वपूर्ण धार्मिक घटनाएं घटित हुए हैं। भारतीय संस्कृति में वृक्ष पूजने की परंपरा रही है। क्या होता है, वृक्ष का पूजा करता है, जैसे पीपल के वृक्ष पे करता है। ये भारतीय सभ्यता, ये प्राचीन काल से ऐसा चला आ रहा है। वेदों में वनों को समस्त सुखों का आधार बताया। क्या बताया, मतलब वेदों में बताया वनों को समस्त सुखों का आधार माना गया है। इनके धर्म ग्रंथों में वृक्ष को पुत्र की तुल्य माना गया है। मतलब धर्म ग्रंथ में क्या, वृक्ष जो है उसका तुलना किससे किया गया है, एक बेटे की तरह किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट, शताब्दी के प्रारंभ में, मतलब जब शताब्दी स्टार्ट उसके प्रारंभिक वर्षों में जनसंख्या तीव्र वृद्धि, कृषि के लिए खेतों की बढ़ती हुई मांग, ईंधन की बढ़ती मांग एवं शहरीकरण, औद्योगिकरण। देखिए शहरीकरण मतलब होता है, शहरीकरण मतलब जब वृक्ष को काट उठ के जब शहर में उसको तब्दील किया जाता है, कोई भी गांव को ही शहर में बदला जाता है, उसको बोलता है अर्बनाइजेशन, शहरीकरण। औद्योगिकरण को इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब औद्योगिकीकरण के लिए अत्यधिक भूमि का आवश्यकता होता है। जब कहीं पे अगर कारखाना सब लगाता है तो यहाँ पे क्या भूमि की आवश्यकता होता है, जिसके कारण क्या हुआ, वहाँ पे पेड़ काटना पड़ता है। तो इससे क्या हुआ, पेड़ में मतलब वृक्ष वनों में बहुत ही कमी आया है। इस सब के कारण बाढ़ों का प्रकोप, मतलब जब बाढ़ आता है तो वो बहुत सा मिट्टी को दहा के लेके जाता है, उसमें बहुत सा पेड़ भी रहता है। उसके बाद दावानल का प्रकोप आदि के कारण वनों के काफ़ी क्षति हुई। मतलब ये सब जो कार्य कर रहा है इसमें वन में क्या हो रहा है, कमी आ रहा है। मैदानी क्षेत्र में घनी जनसंख्या के कारण अब नाम मात्र रह गया वन, जो है क्या हो गया, नाम मात्र। अब क्या है, जब मैदानी भाग में जब घनी जनसंख्या बसेगा तो वहाँ वन कहाँ रहेगा, वो वन, इससे क्या हो रहा है, वन में बहुत ही कमी आ रहा है। उसके बाद भारत में वनस्पति एवं वन्य प्राणियों में इतनी विविधता निम्नलिखित भौगोलिक कारणों से पाई जाती है। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि भारत में इसमें जो वन्य प्राणियों और इसमें वनस्पति में जो विभिन्नता है, इसका भौगोलिक कारण बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। इसमें देखिए भूभाग का स्वरूप, मतलब भारत का जो उसका जो क्षेत्र का स्वरूप है, भूभाग मतलब पृथ्वी का स्वरूप है जहाँ पर भारत में, उस पर बहुत निर्भर करता है। जैसे देखिए भारत की वनस्पति के प्रकार पर बहुत सा प्रभाव पड़ता है। जैसे पहाड़ पे तो जैसे पहाड़ हो गया, पठार हो गया, मैदान भागों में एक ही प्रकार के वनस्पति नहीं पाया जाता है। पहाड़ तथा धरातल पर उबड़ खाबड़, जहाँ ऊंचा एवं दुर्गम वो होता है जहाँ जा नहीं सकता है, वो जाने में कठिनाई हो, इसलिए अलग अलग वनस्पति पाया जाता है, वनस्पतियाँ उगती हैं। अब देखिए जंगल में तो जंगल जो वृक्ष होगा वो सब उगेगा। पठार में पठारी उगेगा, जो समतल रहेगा वहाँ पे खेती के लिए होगा। ये पठार के अपेक्षा कम ऊँचे हैं, पठार अपेक्षाकृत कम ऊँचा है, किंतु इनका भी धरातल मैदानी भागों की तरह एकदम समतल नहीं होता है। अतः
यहाँ की वनस्पति अलग अलग किस्म की होती हैं। चूँकि मैदानी भाग का धरातल समतल होता है, अतः मानव बसने के लिए सबसे सुगम है। मतलब मानव जो बसता है कहाँ बसता है? समतल भाग, मैदानी भाग में बसता है। वहाँ मनुष्यों के वास सबसे अधिक होता है। लोग कृषि कार्य एवं बस्तियों के लिए प्राकृतिक वनस्पतियों को काट कर साफ कर दिया। इससे भी क्या हो रहा है? वन में क्षति हो रहा है। इसलिए मैदानी भागों में प्राकृतिक वनस्पति का सर्वथा अभाव पाया जाता है, क्योंकि जितना भी इसमें मैदानी भागों को काट दिया जाता है घर बनाने के लिए, कोई कारखाना के लिए, तो इसमें क्या वन में कमी आ रहा है। उसके बाद देखिए मिट्टी भी मेन भूमिका निभाता है। कहीं का मिट्टी, अगर मिट्टी नहीं रहेगा तो वहाँ पे, जैसे मिट्टी जहाँ पे नहीं रहेगा तो वहाँ वन लगेगा नहीं। कंकड़ में कैसे प्लांट उगेगा? पौधा नहीं हो सकता है। देखिए मिट्टी को सॉइल बढ़ाता है। पेडोलॉजी होता है मिट्टी का अध्ययन। मिट्टी के अलग अलग किस्म भी वनस्पति को प्रभावित करता है। ये सभी मिट्टी में कोई खास मिट्टी, जैसे कोई भी कपास का खेती काली मिट्टी में होता है, गेहूं के लिए दोमट मिट्टी होता है। इसीलिए इसमें मिट्टी भी बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है किसी को वनस्पति को वहाँ उगने के लिए। देखिए राजस्थान की बलुई मिट्टी में विशेष प्रकार की कांटेदार झाड़ियाँ मिलती हैं। ये कांटेदार झाड़ियाँ मतलब जब जहाँ पे पानी का कमी होता है ना, तो वहाँ पे जो भी प्लांट उगता है, मतलब पौधा उगता है, उसमें पानी का कमी के कारण उसका जो पत्ती होता है, लीफ, वो किस में बदल जाता है? कांटों में, क्योंकि उसको पानी नहीं मिल पाता है। इसीलिए राजस्थान सब में जितना भी तुमको पेड़, आप लोगों को पेड़ दिखेगा, उसमें क्या रहेगा? कांटा ज़्यादा रहेगा, क्योंकि उसमें पत्ती पानी नहीं मिलने के कारण जो पत्ती का रूपांतरण ही कांटे में हो जाता है। ये ध्यान में रखिएगा। पत्ती का रूपांतरण किस में होता है? कांटा में, क्योंकि पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता। उसके बाद गंगा डेल्टा प्रदेश में जहाँ दलदल है, वहाँ एक खास किस्म की वृक्ष सुंदरी पर्वतीय भागों के अधिक ऊंचाई एवं वृक्ष के वन पाए जाते हैं। पथरीली मिट्टी के संकुल वन पाए जाते हैं, इसलिए इसे सुंदर वन कहा जाता है। सुंदर वन आपको कहाँ मिल जाएगा? ये पश्चिम बंगाल में मिल जाएगा। सुंदर वन क्या होता है? ये समुद्र के किनारे तटीय इलाके में होता है, जिससे क्या होता है? ये जो वन एक लत्तर की तरह होता है। हम दिखा देते हैं। देखिए यही होता है सुंदरवन। ये क्या करता है? मिट्टी के कटाव को रोकता है। देखिए इसमें कितना पतला पतला सब जड़ है। ये क्या करता है? मिट्टी के कटाव को रोकता है। नेक्स्ट है हमारा क्लाइमेट, जलवायु भी बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। उसके बाद देखिए तापमान एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। देखिए तापमान अगर अधिक जहाँ पे रहता है, वहाँ पे वनस्पति क्या होता है? ज़्यादा बढ़ता है, जिससे वनस्पति की विविधता प्रभावित होती है। हिमालय पर्वत इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। हिमालय पर्वत पर बहुत बढ़ती ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटता है, और उसके साथ साथ पेड़ पौधे की किस्म भी बदलता है। जब देखिए जहाँ पे ठंडा में उगने वाला लाइकेन मॉस सभी ठंडा में उगता है, तो ये गर्मी वाले स्थान पे नहीं उग सकता है। तो तापमान भी क्या करता है? वनस्पति जो प्लांट पौधा होता है उसके उगने का कारण होता है। जो भी कम तापमान का वनस्पति होगा तो वहाँ कम तापमान पर जगह उगेगा, और जो अधिक तापमान होगा तो अधिक उगेगा। देखिए जहाँ तापमान अत्यंत कम होता है वहाँ के पौधे उग नहीं पाते हैं, वहाँ पे दूसरा किस्म का होता है। अब देखिए वनस्पति इसमें दिया हुआ है उष्णकटिबंध, इसमें वनस्पति का खंड दिया हुआ, उसके बाद वार्षिक तापमान, उसके बाद जनवरी का तापमान, उसके बाद टिप्पणी क्या है? देखिए उष्णकटिबंध, इसमें 24 डिग्री से अधिक होता है टेम्परेचर इसमें। और इसमें जनवरी का औसत कितना? 18 से कम। इसमें कोई पाला नहीं पड़ता है। पाला पड़ना मतलब होता है जब पाला पड़ना मतलब एक ठंडा स्थिति को दर्शाता है। जब पाला पड़ने का तात्पर्य है एक तरह से वो जो बर्फ़ होता है, बर्फ़ का छोटा छोटा स्पॉट जो धब्बा छोटा छोटा गिरना, उसी को बोलता है पाला पड़ना। ये आलू सब में पड़ता है। जब आलू में पाला पड़ जाता है तो आलू खराब हो जाता है, उसका पत्ता सब, और गलने लगता है। उसके बाद उपोष्ण में कितना होता है? 17 से 24 रहता है, और इसका जनवरी का औसत तापमान कितना होता है? 10 से 18। कभी कभी पाला पड़ता है, मतलब हमेशा नहीं। उसके बाद शीतोष्ण में क्या होता है? इसमें शीत ऐसे दिख रहा है, तो इसमें क्या है? कभी बर्फ़ और कभी पाला। देखिए जब बर्फ़ उसका छोटा छोटा फुहारा तरह गिरता है, उसी को पाला बोला जाता है। ठीक। उसके बाद सूर्य की प्रकाश, ये सूर्य की प्रकाश भी, अगर जहाँ पे सूर्य की प्रकाश अधिक पड़ेगा तो वहाँ पे पौधा क्या होता है? अधिक बढ़ता है। तो सूर्य का प्रकाश भी क्या करता है? पौधे को बढ़ने में क्या करता है? प्रभावित करता है। ये सूर्य प्रकाश की अवधि, उसका तिरछापन, समुद्र तल से ऊंचाई जैसे कारकों का सीधा प्रभाव पड़ता है। गर्मी के मौसम में अधिक सूर्य प्रकाश मिलने के कारण पेड़ पौधे क्या होता है? अधिक बढ़ता है। तो पेड़ पौधे, तो क्योंकि पेड़ पौधे जितना भी होता है वो सूर्य की उपस्थिति में वो भोजन बनाता है। तो अगर उसको धूप नहीं मिलेगा तो वो वृद्धि नहीं कर पाएगा। इसलिए धूप जो होता है वो भी क्या है? उसको बढ़ने का, वनस्पति को बढ़ने का एक अच्छा कारक है। उसके बाद देखिए वर्षा, मतलब वर्षा। अगर वर्षा होगा तभी तो पानी की पर्याप्त मात्रा पौधे को मिलेगा, तभी तो वो बढ़ सकता है। ठीक, वर्षा भी क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है
पूर्वोत्तर राज्य जहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है वहाँ अत्यंत सघन वन पाया जाता है, क्योंकि अत्यंत वर्षा होगा तो वहाँ पे क्या होगा, वृक्ष भी अधिक बढ़ेगा। जहाँ सदाबहार वन पाया, सदाबहार वन का तात्पर्य है जहाँ का वन का पत्ता हमें कभी नहीं गिरता, हमेशा हरा भरा हो, उसको बोला जाता है सदाबहार वन। इसके विपरीत पश्चिमी घाट पूर्वी ढाल में जो वृष्टि छाया में पाया जाता है, वृष्टि छाया का मतलब जब बारिश कम होता है पाया जाता है, वहाँ वनस्पति की सघनता, उसका प्रकार एवं ऊंचाई भी प्रभावित होते हैं। इसी तरह गंगा मैदान में जैसे जैसे हम पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ते हैं, वर्षा की मात्रा, उसकी अवधि घटती जाती है। इसका प्रभाव वनस्पति की सघनता, वृक्षों की ऊंचाई तथा उसमें उसके किस्म देखने को मिलती हैं। बच्चों आपने कभी सोचा है कि वन हमारे लिए इतना क्यों महत्वपूर्ण क्यों है? मानव जीवन के लिए अनेक उपयोगिता है। ये वातावरण की गुणवत्ता को निर्धारित करता है। मतलब अगर जहाँ पे वन अधिक रहेगा वह क्या करेगा, वहाँ का ऑक्सीजन भी लेवल भी अच्छा रहेगा, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को संतुलन करता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाए तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा और ध्रुव पे जो बर्फ है वो पिघल जाएगा, जिसके कारण मानव जन को खतरा होगा। जो भी समुद्र के किनारे जितना भी कोई भी शहर रहेगा तो वो डूब जाएगा। जैसे अभी डूब गया है इंडोनेशिया का जो राजधानी जकार्ता था, वो डूब गया, उसको हटा के अब नूसंतारा कर दिया राजधानी। उसी तरह मुंबई भी डूब जाएगा 2050 तक में, क्योंकि जब ध्रुव का कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा वायुमंडल में बढ़ेगा तो क्या होगा, वार्षिक तापमान भी बढ़ जाएगा, जिसके कारण जो ध्रुव पे जो बर्फ़ है वो पिघल जाएगा। इसीलिए बोलते हैं वृक्ष लगाने के लिए, ताकि ग्लोबल वार्मिंग ना हो। देखिए, मिट्टी के अपरदन को रोकने के लिए पत्तियों की खाद द्वारा मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाना, तो ये भी महत्वपूर्ण कार्य हो जाता है, किसी के लिए अच्छा होता है अगर उर्वरा शक्ति बढ़ाता है। उसमें अनेक महत्वपूर्ण कार्य से के साथ साथ इसके अनेक प्रकार के वन उत्पाद भी उपलब्ध करा, जैसे कि वनों में क्या क्या मिलता है, कीमती लकड़ी, जलावन, पशुओं का चारा, उसके बाद शहद, उसके बाद कत्था, ये सब मिलता है। जड़ी बूटी सबसे इम्पोर्टेंट, जितने भी औषधि दवाई सब मिलता है, जिससे बनता है। साथ साथ विभिन्न प्रकार की वन प्राणियों के निवास को भी प्रदान करता है, ताकि वन प्राणी बचा रह सके। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रयोजन कार्य में, वर्षा ऋतु में अपने मोहल्ले एवं गाँव में वन महोत्सव का आयोजन करें और इनमें मनुष्य के लिए उपयोगी वृक्ष हो, जैसे कि कचना, अर्जुन कचनार, नीम, कदम आदि को लगाओ तथा वहाँ के रहने वाले लोगों के पशुओं से इसकी रक्षा के विषय में बतलाएं। तो इससे क्या होगा, वन को बढ़ोतरी मिलेगा। पारिस्थितिक तंत्र, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले यहाँ पे वातावरण, जीव जंतु, इस सभी का जो मिला हुआ एक जाल है, उसी को बोलता है पारिस्थितिक तंत्र। अगर इसमें कोई भी एक चीज़ बिखर जाएगा तो पृथ्वी पे संभव नहीं हो पाए। ऐसे सिर्फ पौधा नहीं रहेगा तो हम सब भी नहीं रहेगा, क्योंकि पेड़ पौधे से हमको ऑक्सीजन मिलता है और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो पौधा सब लेता है। इसलिए तंत्र हमेशा बना रहना चाहिए। इसमें तीनों तंत्र बना रहेगा तभी मानव का अस्तित्व पृथ्वी पर हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। इसमें लिखा है, पृथ्वी पर पेड़ पौधे तथा जीवों का वितरण काफ़ी हद तक भौतिक दशाएं एवं जलवायु से प्रभावित होता है। खासकर वन खास किस्म की वनस्पति, खास किस्म के प्राणी जगत की रक्षा संरक्षण देते हैं, जबकि किसी जगह की वनस्पति बदल जाती है तो वहाँ को रहने वाले जीव जंतु को भी प्रभावित करती है, उसकी भी संख्या तथा किस्म भी बदल जाती है। किसी भी जगह के पेड़ पौधे तथा जीव जंतु अपने भौतिक वातावरण से अंतर्संबंधित होते हैं तथा एक दूसरे से संबंधित होते हैं, अतः तीनों आपस में मिलकर एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करता है। मतलब तीनों, एक तो उसमें क्या हो गया, पेड़ पौधा आ गया, जीव जंतु हो गया, पेड़ पौधे, जीव जंतु और भौतिक वातावरण, ये तीनों ही जहाँ पे मैच खाएगा वहीं पे पारिस्थितिक तंत्र क्या होगा, संभव है। देखिए, मनुष्य भी इस पारिस्थितिक तंत्र का एक अभिन्न अंग है। अगर मनुष्य को हटा दिया जाएगा तो पारिस्थितिक तंत्र कभी पूरा होगा ही नहीं। मनुष्य वनों को जब अपने लाभ के लिए काटता है तो पारिस्थितिक तंत्र में बदलाव आता है, क्योंकि इसी के कारण जो होता है वर्षा भी नहीं होता है, ग्लोबल वार्मिंग का हो जाता है तथा भौतिक वातावरण की गुणवत्ता में गिरावट लाता है। इससे पेड़ पौधे, जड़ी बूटियों एवं जीव जंतुओं की कई प्रजातियां विलुप्त हो चुका है। देखिए, इसमें क्या ग्लोबल, अगर पेड़ पौधे काटिएगा तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट सब प्लांट है वो सभी पौधे नहीं मिल पाएगा, जिसके कारण औषधि दवाई सब नहीं मिल पाता है। और अधिक दोहन से बहुत सारे ऐसा पेड़ पौधा है जो अब उगना ही बंद हो गया है, विलुप्त हो गया है या लुप्त होने के कगार पर है। जैसे विभिन्न पेड़ पौधे की प्रजातियों के लुप्त होने के से मानव जीवन किस प्रकार खतरे में है, इसका पता करें। उसके बाद पृथ्वी पर खास किस्म वाले वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत
वाले विशाल पारिस्थितिक तंत्र को जीवोम कहा जाता है। जीवोम क्या कहता है, देखिए पृथ्वी पर खास किस्म वाले वनस्पति, मतलब जितना भी प्लांट पौधा है खास किस्म वाले, उसके बाद प्राणी जगत वाले विशाल पारिस्थितिक तंत्र को क्या कहता है, जीवोम। जितना भी किस्म का पेड़ पौधा है उसमें प्राणी जगत है, उसका खास किस्म वाले पारिस्थितिक तंत्र को ही क्या बोलाता है, जीवोम, जीवोम बोला कहता है। जैसे कि मानसूनी जीवोम, उसके बाद मरुस्थलीय जीवोम, विषुवत जीवों, विषुवत रेखीय जीवों आदि। उसके बाद इसी प्रकार के विभिन्न जीवों में एक खास किस्म की वनस्पति एवं एक खास किस्म के प्राणी जगत एक दूसरे के अंतर संबंधित हैं। यह भी पृथ्वी के एक विस्तृत क्षेत्र में पाया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा वनस्पति के प्रकार। अब देखिए इसमें भारत हमारे देश में तापमान, वर्षा एवं धरातल की विविधता पाई जाती है, इसलिए हमारे यहाँ प्राकृतिक वनस्पति में विभिन्नता पाया जाती है। जैसे उष्णकटिबंधीय वन क्या बोलता है इसको, इसमें कितना प्रकार का है, उष्णकटिबंधीय वन, उसके बाद उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उसके बाद उष्णकटिबंधीय कटीले तथा झाड़ियाँ, उसके बाद पर्वतीय वन, उसके बाद मैंग्रोव या डेल्टाई वन। इसके बारे में सब में पढ़ेंगे। ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाया जाता है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाया जाता है, ये विषुवत रेखा पे, जितना भी विषुवत रेखा ये पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, विषुवत रेखा पर। देखिए ये पूरा विश्व का मानचित्र देखिए, विषुवत रेखा है, इसी के इर्द गिर्द पाया जाता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। क्योंकि क्या होता है, यहाँ पे अधिक टेम्परेचर रहता है या अधिक गर्मी रहता है, यहाँ पे सूरज का किरणें अधिक पड़ता है, जिसके कारण यहाँ का पौधा भी क्या होता है, हमेशा बढ़ते रहता है, इसमें हमेशा हरा भरा रहता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। देखिए भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन देखिए कहाँ पे पाएगा, ये देखिए कर्क रेखा हो गया, विषुवत रेखा हो गया, ये मकर रेखा हो गया। देखिए यहाँ पे है, तो इस क्षेत्र में अधिक पाया जाएगा। कहाँ पे पाएगा, पश्चिमी घाट, यहाँ पे असम सब में पाया जाता है। इसमें पूछा जाता है कि भारत में सदाबहार वन कहाँ पाया जाता है, पश्चिमी घाट अंडमान निकोबार में पाया जाएगा और असम क्षेत्र में पाया जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। आपको समझ गया आ गया उष्णकटिबंधीय में सदाबहार वन कहाँ पाया जाता है। देखिए सदाबहार वन का मतलब होता है उसका पत्ता कभी नहीं गिरना, पूरा साफ नहीं। जैसे आप सब देखे होंगे कि गर्मी के दिन में बहुत सा जगह का वृक्ष का पत्ता सबको गिरा देता है, क्योंकि उसमें उसको पानी का कमी हो जाता है। लेकिन जो विषुवत रेखा जो वन पाया जाता है उसको पानी और वर्षा कभी होता ही नहीं, हमेशा वर्षा पाया जाता है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। देखिए यहाँ पे दिया है, ये वन पश्चिमी घाट के अधिक वर्षा वाले क्षेत्र जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भागों में पाया जाता है, जहाँ मोटे तौर पर 200 सेंटीमीटर, देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो होता है उसमें 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होता है, तभी उसमें पेड़ पौधा बहुत ही बढ़ता है। अधिक वर्षा होती है तथा बहुत थोड़े समय के लिए ऋतु शुष्क होती है। इसमें अत्यधिक वर्षा एवं ऊंचे तापमान के कारण वृक्ष काफ़ी अधिक बढ़ते हैं। इसकी ऊंचाई प्राय, मतलब वहाँ जो पौधा होता है उसका ऊंचाई 60 मीटर या उससे अधिक होता है तथा इसमें ये सघन वन के रूप में विकसित होते हैं। यही कारण है कि यहाँ की सूर्य की प्रकाश धरातल पर नहीं पहुँच पाता है। सूर्य की प्रकाश पाने की होड़ में वृक्ष की सघनता, इसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है। आप देखिए कहीं पे आप लगाते होंगे पौधा, सबको घर में लगाते होंगे, जिधर से देखिए आपका सूरज का रोशनी आएगा पौधा उधर ही जाएगा, उसका सूरज की रोशनी को प्राप्त करने के लिए। क्योंकि जितना भी पौधा होता है ऑटोट्रॉपिज्म होता है, स्वपोषी होता है। क्या करता है, जब सूरज निकलता है तो वो अपना भोजन प्राप्त करता है, प्रकाश संश्लेषण का क्रिया करके क्या करता है, भोजन बनाता है। देखिए अतः यहाँ का हमेशा क्या होता है, यहाँ का पत्ता जितना भी होता है इसमें क्या होता है, देखिए वृक्ष भी अपने पत्ते एक ही बार और एक ही समय नहीं गिराता है, बल्कि थोड़े थोड़े और हर समय गिराते हैं। इसलिए हर समय पत्तियाँ लदे रहते हैं। क्या होता है, पत्तियाँ लदे नजर आता है। जब उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में जाइएगा तो उसका पत्ता हमेशा नहीं गिरता है, थोड़ा थोड़ा गिरता है, इसमें हमेशा हरा भरा लगता है, इसलिए क्या बोला जाता है, इसको सदाबहार जंगल भी कहा जाता है, सदाबहार वन कहा जाता है। ठीक है, आपको समझ में आया सदाबहार वन किसे कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हमारा देखिए, यहाँ पे ये मेंशन किया गया है कहाँ पे कौन कौन सा वन है। यहाँ पे देखिए ये क्या है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। देखिए उष्णकटिबंधीय काला ब्लैक वाला अक्षर है, देखिए जहाँ पे काला काला रहेगा वहाँ पे कौन सा, देखिए यहाँ पे दिया उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाया जाएगा यहाँ असम में। उसके बाद कहाँ पाया जाएगा, उसके बाद अंडमान निकोबार में। उसके बाद देखिए थोड़ा थोड़ा यहाँ पे पाया जाता है पश्चिमी घाट में, केरल सब में। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे देखिए अंडमान निकोबार में, लक्षद्वीप, ये सब में कहाँ पे पाया जाता है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उसके बाद इसमें पूछा जाता है कि भारत में कौन सा वन सबसे अधिक पाया जाता है, तो इसमें देखिए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन क्या पाया जाता है, पर्णपाती वन। यहाँ देखिए ग्रीन वाला है, ये सबसे अधिक कौन सा वन पाया जाता है, ये वन पाया जाता है। देखिए हरा वाला है ना सबसे अधिक, तो यही पाया जाता है। अब इसके बारे में जानेंगे, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। देखिए अभी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होता था, लेकिन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में क्या होता है, यहाँ पे 50 से 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा होता है। ठीक,
यहाँ पे देखिए इसमें क्या होता है, वृक्ष अपनी पत्तियाँ एक साथ 1 से डेढ़ से 2 महीने के लिए गिरा देता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इसीलिए उसको पतझड़ वन बुलाया जाता है, या क्या बोला जाता है, पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक, आपको समझ में आ गया, पतझड़ को ही पर्णपाती बोला जाता है, क्योंकि क्या करता है 1.5 से 2 महीने के लिए पत्ता पूरा ही साफ कर देता है। उसके बाद देखिए प्रयोजन कार्य में बता रही है, अपने परिवेश में पाए जाने वाले उन वृक्षों की सूचीबद्ध करो जो अपनी पत्तियों एक साथ गिरा देती हैं और देखने में एकदम नग्न प्रतीक होता है, मतलब पूरा नंगा लगता है, वैसे वृक्ष की पहचान करें और थोड़ा थोड़ा हर पत्तियों को गिराते हैं, अतः देखने में सालों भर हरा भरा रहता है। मतलब दोनों को, जो एक साथ पत्ती नहीं गिराता है और वैसा वृक्ष को देखना जो धीरे धीरे पत्ती गिराता है, थोड़ा गिराता है थोड़ा रहने देता है, जो हरा भरा हमेशा रहता है, इसमें देख रहे थे आप, देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा उष्णकटिबंधीय कटीले वन। देखिए हम कटीले वन बताए थे, ये कहाँ पाया जाता है, जहाँ पे वर्षा बहुत ही कम होता है, इसमें 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होता है, वहाँ कहाँ पाया जाता है, वहीं पे पाया था उष्णकटिबंधीय कटीले वन। क्योंकि हम बताए थे जब वृक्ष को, जब जो पौधा होता है उसको जब क्या होता है, पानी की कमी होने लगता है, इसके कारण वो पत्ता क्या इसमें बदलता है, कांटा में बदलता है, इसमें बदलता है कांटा में पाया जाता है। जैसे देखिए इसमें कौन कौन सा होता है, जैसे खजूर हो गया, उसके बाद देखिए उसके बाद क्या होता है, एकेसिया, इसको बबूल बुलाया जाता है, इसके बाद नागफनी, इसका पत्ता सब कांटा में रूपांतरित होता है, क्योंकि उसको पानी की आवश्यकता, पानी नहीं मिल पाता है, इसके कारण। ये देखिए कटीले बांध कहाँ पाया जाता है, ये देखिए कहाँ पाया जाता है, इस प्रकार वनस्पति उत्तर पश्चिम में पाया जाता है। इसके अंतर्गत कौन सा आता है, गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में। इसमें देखिए आर्द्र शुष्क क्षेत्र उत्तर प्रदेश तथा दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश का उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सम्मिलित है। मतलब इसमें देखिए रेलवे में क्वेश्चन पूछा था, इसमें ध्यान रखिएगा, कटीले वन कहाँ पाया जाता है, तो मेन मुख्यतः कहाँ पाया, उसमें ऑप्शन में था राजस्थान, तो राजस्थान हो जाएगा। इसमें गुजरात में, लेकिन सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है डेजर्ट, राजस्थान में, तो राजस्थान में रहेगा, राजस्थान ऑप्शन रहेगा, गुजरात नहीं रहेगा तो हरियाणा, ऐसे पाया जाता है, लेकिन सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्या है पर्वतीय वन। देखिए पर्वतीय वन का तात्पर्य जो पर्वत पर पाया जाता है, क्योंकि पर्वत की ऊंचाई पे जो पाया जाता है उसको पर्वतीय। जैसे देखिए धरातल पर अक्षांश के कारण तापमान में अंतर आता है। अब देखिए हम पृथ्वी पे बताए थे, पूरा पृथ्वी है, अक्षांश और देशांतर हम बता चुके हैं, फिर से बता देते। देखिए हमारा ये क्या है, पूरा पृथ्वी है, क्या पृथ्वी है। अब हम बताए थे कि ये क्या है, भूमध्य रेखा है, हम बताए थे। और ये वाला देखिए भूमध्य रेखा का जो पैरेलल लाइन जो खींचा है, जैसे ये लाइन खींचा गया है, ये लाइन खींचा है, इसको बोलता है अक्षांश रेखा। क्या बोलता है, अक्षांश रेखा। और ये जो ध्रुव से लेकर इसके जो विपरीत खींचा गया है, एक ध्रुव उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जो मिलाते हैं रेखा, उसको क्या बोलता है, उसको बोलता है देशांतर रेखा। क्या बोलता है, ये जो लाइन खींचा है इसको बोलता है देशांतर रेखा। क्या बोलता है इसको, देशांतर। ये रेखा देशांतर रेखा होता है। और ये जो भूमध्य रेखा के जो पैरेलल समांतर जो खींचा गया इसको बोलता है अक्षांश रेखा। इसी से किसी भी जगह का तापमान ज्ञात होता है। क्या होता है, तापमान। जैसे देखिए यहाँ पे क्या होता है, भूमध्य रेखा पर अधिक तापमान होता है, लेकिन इधर जाते जाते क्या घटते जाता है, और इधर भी जाएगा तो घटते जाता है, इसको बोला जाता है अक्षांश रेखा। तो उसमें बोलिएगा अक्षांश रेखा किससे बोला जाता है, जब भूमध्य रेखा के पैरेलल लाइन खींचा जाता है उसको क्या बोला जाता है, अक्षांश रेखा कहा जाता है। ठीक, उससे टेम्परेचर ज्ञात किया जाता है। क्या किया जाता है, किसी भी जगह का तापमान ज्ञात किया जाता है। समझ में आ गया। देखिए उसी प्रकार बढ़ती ऊंचाई तापमान को प्रभावित करता है। धरातल पर जिस प्रकार अक्षांश में परिवर्तन से वनस्पति का प्रकार बदलता है, उसी प्रकार पर्वतीय ऊंचाई के साथ भी वनस्पति बदलता रहता है। मतलब जहाँ पे ठंडा रहेगा वहाँ अलग बर्फ मतलब वनस्पति मिलेगा, जहाँ पे नहीं रहेगा वहाँ पे अलग रहेगा। हिमालय के निचले भागों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार तथा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, लेकिन 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई जाने पर आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाया जाता है। इसमें चौड़ी पत्ती वाले अनेक लारेल तथा चेस्टन वृक्षों की प्रधानता होता है। उसके बाद देखिए 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर शंकुधारी वन पाया जाता है, क्योंकि इसमें इतना ऊपर पे जाने पे क्या हो जाता है, वहाँ पे शंकुधारी वन पाया जाता है। मतलब उसका आकार इस तरह का रहता है, इस तरह का देखिएगा। क्यों पाया जाता है इस तरह का, ताकि इसमें अगर बर्फ़ गिरे तो इसमें डायरेक्ट इसमें ऐसे बर्फ़ निकल जाए इससे, इसीलिए शंकुकार का इसमें वन पाया जाता है। नहीं तो इसमें लग जाएगा तो टूट जाएगा, इस पौधा नहीं टूटेगा। ऐसे देखिए इसीलिए शंकुधारी वन कहाँ पाया जाता है, तो यह पाया जाता है अधिक ऊंचाई जहाँ पे बर्फ़ गिरता है। देखिए कहाँ पे 1500 से 3000 की मीटर ऊंचाई पर ये शंकुधारी वन वृक्ष, जैसे कि चीड़ हो गया, देवदार हो गया, सिल्वर, उसके बाद स्प्रू हो गया, यह सब क्या हो जाता है, ये होता है कौन सा, शंकुधारी वन, शंकु के आकार का होता है। उसके बाद देखिए इससे लगभग अधिक ऊंचाई कितना है, 3600 मीटर पर अल्पाइन वनस्पति पाया जाता है, जिसमें सिल्वर होता है, उसके बाद फर, जूनियर पाइन मुख्य हैं। इसमें हिम रेखा और वन रेखा के बीच में घास और फूल
के मैदान अवस्थित होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है कहाँ पे, गढ़वाल हिमालय में फूलों की घाटी का उदाहरण है। कहाँ पे, ये उत्तराखंड में फूलों का घाटी चमेली वही है उत्तराखंड में, तो यहाँ पे पाया जाता है। उतना ऊंचाई 3600 मीटर की ऊंचाई, मतलब 3.5 किलोमीटर की ऊंचाई, सोचिए कितना होगा वहाँ पे। तो ये सब वनस्पति पाया जाता है। अब देखिए जैसे जैसे हिम रेखा के निकट बढ़ती है वृक्ष का कद घटता जाता है, मतलब कद मतलब उसका हाइट क्या होता है, घटता जाता है। और तेज हवा के कारण वृक्षों का आकार टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, अंततः उसकी संख्या नगण्य हो जाती है, मतलब बहुत ही कम मिलने लगता है। तो ये भी कहीं पे भी तापमान का उसका भी प्रभाव पड़ता है। उसके बाद देखिए मैंग्रोव वन क्या होता है। अब देखिए इसको जानते क्या बच्चे, क्या तुम जानते हो कि पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान परिवर्तन के साथ साथ अपने पशुओं को चराने हेतु ग्रीष्म ऋतुओं में अधिक ऊंचाई पर चढ़ना तथा जाड़े में घाटी पर उतारकर पशुओं का चरण की क्रिया को ट्रांस ह्यूमन कहा जाता है। क्या करता है, जब क्या होता है, जब अधिक तापमान हो जाता है तो क्या करता है, उसको नीचे, इसमें देखिए लिखा हुआ है, जब ग्रीष्म ऋतु आता है तो उसको अधिक ऊंचाई पर चढ़ाना पड़ता है। लेकिन जब तापमान क्या होता है, जाड़े में घाटी में उतारा जाता है, ताकि उसको क्या हो, उसको पशु चारा के लिए उसमें मिल सके खाने के लिए। तो ये कहाँ पता है, ये सब होता है वहाँ पे पर्वतीय क्षेत्रों में होता है। जम्मू कश्मीर सब में ऐसा होता है, यहाँ पे इधर नहीं होता है। उसके बाद मैंग्रोव वन, देखिए मैंग्रोव वन क्या होता है, मैंग्रोव वन जो होता है क्या होता है, मैंग्रोव वन ये समुद्र किनारे में पाया जाता है। जैसे पश्चिम बंगाल में ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ये क्या करता है, ये अगर सुनामी सब आता है तो स्थल का जो तट होता है, समुद्र के किनारे को तट बोला, तो उसको कटने से ये रोकता है। वहाँ का जो मिट्टी जो इरोजन होता है, मतलब कटता जो, उसको क्या करता है, ये रोकता है। आप देख सकते हैं ये क्या है, भारत के मैंग्रोव वन, ये कहाँ सबसे अधिक पाया जाता है, पश्चिम बंगाल में। अब देखिए यहाँ पे एक सुनामी आएगा तो क्या होगा, सुनामी आएगा तो इसको स्थल भाग को तो काट नहीं पाएगा, क्योंकि इसको कितना जकड़ के रखा है मिट्टी को, ये मिट्टी को अपरदन को रोकता है। इसलिए मैंग्रोव वन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसी वन में छुपा रहता है क्या, बंगाल टाइगर, इसी बहुत ही फेमस है। बंगाल टाइगर कहाँ पाया जाता है, मैंग्रोव वन में ही पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, इसी में ही घुस घुस के रहता है, मतलब छिप छिप के इसी में रहता है। बंगाल टाइगर कहाँ पे पाया जाता है, पश्चिम बंगाल में बहुत ही ज़्यादा ये पाया जाता है। उसमें पूछे क्वेश्चन आता है मैंग्रोव वन सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, पश्चिम बंगाल में बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। ये मिट्टी को कटाव को रोकता है, इसीलिए ये बहुत ही फेमस हो जाता है। मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाता है, सुंदरबन कहाँ पाया जाता है, पश्चिम बंगाल। सुंदरबन में रॉयल टाइगर देखिए सबसे प्रसिद्ध जानवर पाया जाता है, अभी बताया हमें। इसके अलावा और क्या पाया जाता है, मगरमच्छ, कछुआ, सांप आदि बड़ी संख्या में पाया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट इसमें प्राचीन, और उसके बाद औषधीय पादप, जो औषधि मतलब दवाई होता है, क्या होता है, दवाई, जो हमें पादप से जो दवाई मिलता है उसको बोलता है औषधीय पादप। जैसे देखिए प्राचीन समय में से ही अनेक मामले में अपने मसालों में जड़ी बूटियों के लिए प्रसिद्ध रहा है। उसके रहा है आयुर्वेद भारत, क्योंकि आप जानते हैं वास्को डिगामा भी यहाँ भी आया था। सबसे पहले भारत में किस लिए आया था, मसाला के लिए आया था, स्पाइस लेने के लिए आया था। ये बहुत ही प्रसिद्ध रहा है भारत का इतिहास इस समय, जड़ी बूटी और मसाला समय। आयुर्वेद भारत का प्राचीन चिकित्सक जो चरक बोला, चरक संहिता, उसने ये क्या था, उसको वैद्य माना जाता था। उसको बहुत ही ज्ञान था इस समय का, औषधि मतलब दवाई सबका, इसमें जो जड़ी बूटी होता है उसका बहुत ही ज्ञान था। उसके बाद चिकित्सा पद्धति में विभिन्न जड़ी बूटी का समावेश रहा है। हमारी भारतीय संस्कृति में घरेलू नुस्खे, मतलब घरेलू में घर में जो उपाय होता है किसी भी रोग को ठीक करने के लिए, उसे बोलता है घरेलू नुस्खों द्वारा भी इन जड़ी बूटियों का प्रयोग आम बीमारियों को दूर करने के प्रचलन है। भारत में लगभग 2000 पादप का वर्णन है, मतलब 2000 पादपों का प्लांट पौधा का वर्णन है। और कम से कम 500 तो निरंतर प्रयोग में आते रहे हैं। विश्व संरक्षण संघ ने लाल सूची के अंतर्गत 352 पादपों मतलब पौधे को शामिल किया है, जिसमें 52 पादप अति संकटग्रस्त है, मतलब पूरा वो खत्म होने के कगार पे है। 49 किस्में तो नष्ट होने के कगार पर है। आपके अपने क्षेत्र में औषधीय पौधों को पहचान करें और उनमें नामों को सूचीबद्ध कर प्रयोग करें। इस कार्य के लिए गांव के बूढ़ों का मदद ले सकता है, मतलब इसमें क्या, इस धरोहर को बचाने के लिए। ये देखिए संकटग्रस्त हो गया और 49 जो है पूरा ये खत्म होने के कगार पे है, इसीलिए इसको बचाना चाहिए, क्योंकि वनस्पति इसमें औषधि से बहुत चीज़ का इलाज हो सकता है इससे, इसलिए इसको बचाना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद देखिए वन्य प्राणी, देखिए वन्य में पाए जाने वाला जितना भी होता है जानवर उसको बोलता है वन्य प्राणी। उसको विल्ड एनिमल्स बोलाता है, जंगली जानवर भी बोल सकता है उसको, क्योंकि जंगल में पाया जाता है। देखिए वनस्पति की भांति भारत में वन्य प्राणियों में धनी है। क्या है, बहुत ही वन्य प्राणी यहाँ पे पाया जाता है। विश्व में सबसे अधिक वन्य प्राणी यहीं पर पाया जाता है। यहाँ जीवों की 89,000 प्रजातियाँ मिलती हैं। देश में 12
1200 से अधिक पक्षियों की प्रजाति पाई जाती हैं। यह विश्व के कुल वन प्राणी का लगभग कितना है, 13%। अब सोच लीजिए भारत में पाया जाता है। मछलियों भी यहाँ 2500 प्रजातियाँ पाई जाती हैं भारत में, जो विश्व का लगभग 12% है। भारत में विश्व का 5 से 8% स्तनधारी जानवर, उभयचर एवं रेंगने वाला जीव पाया जाता है। सोचिए कितना है। स्तनधारी जीवों में हाथी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। हाथी सबसे बड़ा स्तनधारी में। स्तनधारी उसको जो दूध पिलाता है उसको बोलता है स्तनधारी। यह भारत में उष्णार्द्र वनों में पाए जाते हैं। एक सींग वाला गेंडा, वन हॉर्स राइनो, ये कहाँ पाया जाता है, काजीरंगा जो है वन्यजीव असम में पाया जाता है। अन्य महत्वपूर्ण जानवर जो असम के दलदली क्षेत्रों में रहते हैं, जैसे कच्छ का रण कहाँ है, गुजरात में। थार के मरुस्थल में रंगीली गधा एवं ऊँट पाए जाते हैं। भारतीय भैंस, नील गाय, छोटा मृग, सूहिया बोलता है, गैजल बोलता है। विभिन्न प्रजातियों वाले हिरन के कुछ अन्य जानवर जो भारत के जंगलों में पाया जाता है। यहाँ बंदरों की अनेक प्रजाति पाई जाती है। कहाँ पे, भारत में। क्या आप जानते हैं भारत में वन्य जीव संरक्षण के लिए अधिनियम 1972 में लाया था, ताकि सभी वन्य जीव को क्या करे, सुरक्षित कर सके। जिसमें सबसे पहले आया था प्रोजेक्ट टाइगर, ये 1973 में लाया गया था, ताकि सही बाघ को क्या करे, संरक्षण कर सके। भारत, देखिए इसमें नेक्स्ट ये पॉइंट याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। भारत विश्व में अकेला ऐसा देश है जहाँ शेर एवं बाघ दोनों पाया जाता है। ऐसा कोई देश नहीं इसमें शेर और बाघ पाया जाता है। उसके बाद गुजरात का गिर जंगल कहाँ है, गुजरात में, जो भारतीय सिंह के लिए प्राकृतिक निवास है। मतलब नेचुरल में प्राकृतिक से बहुत, इसमें गिर जो है ना, एशियाई सिंह के लिए बहुत ही फेमस है। भारत का बाघ निवास स्थान है पश्चिम बंगाल का सुंदरबन में ही पाया जाता है। बताए थे, सुंदरबन में सुंदरी नामक पौधा भी पाया जाता है। मध्य प्रदेश, झारखंड, हिमालय क्षेत्र को वन प्रदेश हैं। लद्दाख के ठंडे प्रदेशों में याक पाया जाता है। याक मतलब आप देखे होंगे, याक से हम दिखा देते हैं। देखिए इसी को बोला जाता है याक। ये क्या है, याक, ये जंगल सब में, मतलब पहाड़ी एरिया में पाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए उसके बाद गुच्छेदार सिंग वाला तथा बोझ ढोने वाला बैल की तरह एक पशु है। उसके बाद नेक्स्ट, नदियाँ, झील तथा समुद्री क्षेत्रों में कछुआ, मगरमच्छ, उसके बाद घड़ियाल पाए जाते हैं। पूरे विश्व में भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे घड़ियाल पाया जाता है। देखिए अब कितना सोचने वाला बात है, पूरा विश्व में घड़ियाल कहीं नहीं पाया जाता है, लेकिन भारत में पाया जाता है। उसके बाद पश्चिम बंगाल के खड़गपुर के दीमा समुद्री तट पर विश्व प्रसिद्ध बड़े बड़े कछुए पाया जाता है। भारत में पक्षियों की अनेक प्रजातियाँ, जैसे मोर, तोता, मैना, सारस, बत्तख, कबूतर आदि देश के वनों एवं आर्द्र क्षेत्र में रहते हैं, ये सब पाया जाता है। उसको देखिए प्रवासी पक्षी। प्रवास का मतलब होता है किसी दूसरे देश से आकर, किसी दूसरे जगह से आकर किसी दूसरे जगह थोड़ा देर, कुछ दिन के लिए निवास करना, उसको बोलता है प्रवास। जैसे यहाँ पे देखिए, इसमें बोल रहा है भारत के कुछ दलदली भाग प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध हैं। मतलब जो दूसरे देश से अगर वहाँ पे कोई, अगर दूसरे देश में अगर जहाँ पे पहले निवास करता था पक्षी, अगर उसमें कहीं पे ठंडा पड़ जाए और कुछ स्थिति आ जाए जिसके कारण वहाँ से भाग के दूसरे देश में आना, उसी को बोलता है प्रवास। जैसे भारत में भी आता है एशियाई साइबेरियन साइरस सब आता है। साइबेरिया कहाँ है, रूस का एशियाई वाला भाग, उसको बोलता है साइबेरिया। हम दिखाए थे, शीत ऋतु में साइबेरिया सारस बहुत बड़ी मात्रा में भारत आते हैं। और कुछ मनपसंद स्थान जैसे गुजरात में कच्छ का वन, राजस्थान का भरतपुर, उसके बाद बिहार का बेगूसराय, कांवर झील के पास गंगा नदी के किनारे के क्षेत्र में क्या आता है, जब वहाँ पे अधिक ठंडा पड़ने लगता है, वही सब उठ के कहाँ आ जाता है, भारत आ जाता है। जैसे देखिए हम साइबेरिया कहाँ हम बता देते हैं। अब देख रहे हैं यहाँ पे, ये रूस का एशियाई भाग को क्या बोला जाता है, साइबेरिया। देखिए पूरा वर्ल्ड का मैप है। अब देखिए रूस में आते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बैकाल झील दिख रहा है, यहीं पे साइबेरिया। अब सोचिए यहाँ का पक्षी जब यहाँ पे अधिक ठंडा पड़ता है ना, तो ये सब भाग भाग के कहाँ आता है, भारत में आता है, बिहार में। यहाँ पे देखिए बिहार में यहाँ पे आता है, फिर राजस्थान में आता है, यहाँ पे ये सब क्या आता है, यहाँ का ये पक्षी आता है, इसको बोलता है प्रवासी पक्षी। देखिए इतना दूर है तब भी ये यहाँ से यहाँ तक चला आता है। सोचिए कितना प्राकृतिक से जुड़ा हुआ है। अब आप यहाँ से बिहार का है तो यहाँ से दिल्ली जाने में कितना देर लगता है। आप सोचिए वहाँ का जो सारस होता है वहाँ से यहाँ चला आता है। सोचिए इसी को बोलता है प्रवासी पक्षी। जब यहाँ पे क्या होता है, जब यहाँ पे ठंडा कम हो जाता है तो फिर यहाँ का जो पक्षी होता है सब उड़ के फिर यहाँ चला जाता है। देखिए यही क्या है, साइबेरियन साइरस। यही सब क्या होता है जब वहाँ पे बैकाल साइबेरिया में क्या पड़ता है, जब अधिक ठंडा पड़ता है तो यहाँ पे बेगूसराय आ जाता है, कांवर झील आ जाता है राजस्थान का, जो यहाँ से घूमने आ जाता है। फिर जब वहाँ का मौसम सामान्य होता है तो फिर लौट जाता है। तो यही होता है प्रवासी पक्षी। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अपने देश में
सरकार ने पादपों एवं जीवों के सुरक्षित रखने के लिए कई कदम उठाए। क्या करता है? पादप और जीव को सुरक्षित करने के लिए, क्योंकि वन इसका जीव आपको हम बता दें, भारत वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लाया था? 1972 में लाया था। इसी के तहत क्या होता है, सभी जीव जंतुओं को क्या कर सुरक्षित करे। सुरक्षित रखने के लिए उसको क्या, उसका आवास जो होता है वो उसको सुरक्षित रखना पड़ेगा। इसको क्या बोलते, उसको बोलता है जैव आरक्षित क्षेत्र, जहाँ पे क्या होता है, जीव सब अपना खुला रहता है। इसको जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी बोला जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अपने देश में भारत सरकार ने पादपों एवं वन जीवों को सुरक्षित रखने के लिए कई कदम उठाए। इसमें देखिए, देश में 14 जीव मंडल हैं। इसको आरक्षित क्षेत्र क्या बोला था? यहाँ पे क्या होता है, जितना भी जंगली जानवर होता है वो हमेशा अपने आवास में घूम फिर सकता है, उसमें कोई भी हस्तक्षेप उसमें नहीं कर सकता। उसको बोला जाता है जीव, उसको बोलता है जीव मंडल बोला जाता है। इसे स्थापित किया, जिसमें इनमें 4 को विश्व के जीव मंडल नियमों में की गई नीतियों में किया गया। मतलब इसका इसमें 4 जो इसमें टोटल कितना है जीव मंडल, इसमें 14 है जीव मंडल, जितना में 14 है, और उसमें 4 जो उसमें 20 में उसको सूचीबद्ध किया गया है। इसका नाम देखिए इस प्रकार है, एक है सुंदरबन, ये कहाँ, पश्चिम बंगाल, उसके बाद नंदा देवी उत्तराखंड, उसके बाद मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु, उसके बाद नीलगिरी केरल कर्नाटक और तमिलनाडु, तीनों का क्षेत्र आता है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन आता है कि भारत में कितने जैव मंडल आरक्षण है, तो जैव मंडल है इसमें 14 है। देखिए इसमें सबका नाम दिया है, सुंदरबन, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नंदा देवी, नोकरेक, ये मेघालय में, ग्रेट हिमालयन, उसके बाद मानस, उसके बाद सिमली, पालूड़ीसा, दिहांग, उसके बाद दिहांग ये पूर्वोत्तर राज्य में है, उसके बाद डिबू साइकोवा ये असम में है, उसके बाद अगस्त मलाई एक तमिलनाडु, उसके बाद कंचनजंगा सिक्किम में हो गया, पंचमढ़ी ये उत्तराखंड, पंचमढ़ी उत्तराखंड में, उसके बाद अचनाक अचन कमार अमरकंटक। तो ये सब क्या है, ये जैव मंडल आरक्षण है, जहाँ पे जैव मंडल है, जिसमें क्या होता है, जितना भी जीव जंतु होता है, जंगली जीव जंतु या कुछ भी हो, उसको क्या करता है, वो प्राकृतिक आवास में घूम फिर सकता है, आराम से अपने आवास में वो रह सकता है। ये किस लिए क्या था, जैव मंडल मतलब जीवों को संरक्षण के लिए ये बनाया गया है। उसके बाद देखिए 1992 में सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीक सहायता देने के लिए योजना बनाई 1992 में। कब? ताकि पादप में जो वित्तीय मतलब उसको खर्चा मेंटेनेंस करने के लिए इसमें खर्चा होगा, उसके तकनीक सब भी बनाया। उसके बाद शेर गेंडा संरक्षण, भैंस संरक्षण, घड़ियाल संरक्षण, भैंसा संरक्षण है, अनेक योजनाएं बनाई गई, इनका क्रियान्वयन हो रहा है ताकि क्या ये बना रहे, इसका जो भी है इसका मतलब जनसंख्या में इसका कमी ना हो, विलुप्त प्राय ना हो जाए। उसमें देखिए 89 नेशनल पार्क, 149 वन्य प्राणी अभ्यारण्य और कई चिड़ियाघर राष्ट्र की पादप और जीव के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए बनाए गए हैं। तो ये सब क्या है, ये सब प्राणी जितना भी जंगली जानवर हो गया, जीव जंतु हो गए, सबको इस संरक्षण के लिए बनाया गया भारत सरकार, ताकि कोई भी जीव विलुप्त प्राय न हो जाए, विलुप्त रहना हो जाए। उसके बाद देखिए इसमें अभ्यास प्रश्न है, इसको हम दूसरे वीडियो में करा देंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो गया है। अगर इसमें कोई भी त्रुटि हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि हम उसको सुधार कर सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम सभी भी जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक था हम सबको कवर कर दिए हैं। अगर इसमें कोई भी छूटा तो कमेंट में ज़रूर बताइए।